हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क नहीं आशा भाग 4। अब तक हमने पढ़ा कि जज ने अपना फैसला सुनाया। जज ने कहा, तमाम चश्मदीद गवाहों, फोरेंसिक सबूतों और बयानों के आधार पर यह अदालत वीरांशु सिंघानिया को अपहरण, जबरन बंधक बनाने और गंभीर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का दोषी करार देती है। मुजरिम के कृत्य की क्रूरता को देखते हुए अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत में शोर मच गया। विवियन की आंखों में सुकून के आंसू थे। सिपाही वीरांशु को ले जाने लगे तो वह एक पल के लिए वाड़ी के पास रुका। उसकी आंखों में आज पानी था और एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद अब वाड़ी कुछ कहेगी, चाहे वह उसे धिक्कारे, चाहे उसे हैवान कहे, बस कुछ बोले। पर वाड़ी ने अपनी स्थिर आंखें उसकी आंखों से मिलाई। एक लंबा खौफनाक सन्नाटा दोनों के बीच खिंच गया और फिर बिना एक भी पल बोले वाड़ी मुड़ी और अदालत के भारी दरवाजों से बाहर धूप की ओर निकल गई। उस पल वीरांशु को एहसास हुआ कि असली सजा पत्थर की दीवारें नहीं थी। असली सजा तो वाड़ी का वह मौन था जिसने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया था। अब वह वीरांशु के लिए कभी नहीं बोलेगी। वह अब उसके लिए कभी अस्तित्व में नहीं रहेगी। वीरांशु की चीख उसके हलक में ही दब गई जब पुलिस ने उसे अंधेरे गलियारों की ओर धकेल दिया। और अब आगे अदालत की सीढ़ियों से उतरते वक्त सूरज की रोशनी वाड़ी की आंखों में चुभ रही थी। महीनों बाद उसने खुली हवा में सांस ली थी, लेकिन उसके सीने का बोझ कम नहीं हुआ था। विवियन उसके पीछे पीछे आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वाड़ी, सब खत्म हो गया। वह अब कभी वापस नहीं आएगा। विवियन की आवाज में एक सुकून था, पर वाड़ी का शरीर पत्थर की तरह सख्त बना रहा। वाड़ी ने धीरे से विवियन का हाथ अपने कंधे से हटा दिया और मुड़कर उसकी आंखों में देखा। खत्म हो गया विवियन। कानून की नजरों में वह मुजरिम है। सजा मिल गई, पर उन रातों का क्या जो मैंने चीखते हुए गुजारी है? उस डर का क्या जो अब भी मेरे साए की तरह मेरे साथ चलता है? विवियन निरुत्तर था। वह जानता था कि इंसाफ मिल सकता है, पर घाव भरने में वक्त लगता है। एक नई शुरुआत की कोशिश। हफ्ते बीत गए। विवियन ने वाड़ी को शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटे से फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया था। उसने पूरी कोशिश की कि वाड़ी को वह सब मिले जिसकी उसे जरूरत थी। किताबें, शांति और उसका सपना। एक सुबह विवियन ने मेज पर यूपीएससी के नए सिलेबस की कुछ किताबें रखी। वाड़ी, कल फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। तुमने कहा था ना कि तुम उस वर्दी को पहनकर सिस्टम बदलना चाहती हो। आज वह मौका तुम्हारे सामने है। वाड़ी ने किताबों को छुआ। उन पन्नों की खुशबू ने उसे उसके पुराने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी, जब वह बेखौफ हुआ करती थी। उसने कलम उठाई, पर उसके हाथ कांपने लगे। उसे अचानक वीरांशु की वह आवाज़ सुनाई दी, कैसा यूपीएससी? लोग तुम्हारे बीते हुए कल का हिसाब मांगेंगे। उसने झटके से कलम फेंक दी। मैं नहीं कर सकती विवियन। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे उसकी वो क्रूर मुस्कान दिखती है। मुझे लगता है वह सलाखों के पीछे से भी मुझे देख रहा है। विवियन उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसके कांपते हाथों को थाम लिया। वाड़ी, अगर आज तुम रुक गई तो वीरांशु जीत जाएगा। उसकी जीत जेल से बाहर आने से नहीं, बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से कैद रखने में है। क्या तुम उसे जीतने दोगी? वाड़ी की आंखों में एक नई चमक उभरी। यह प्यार नहीं, बल्कि वही ठंड नफरत थी। उसने कलम दोबारा उठाई और मजबूती से फॉर्म पर अपना नाम लिखा। जेल की अंधेरी कोठरी में, उधर सेंट्रल जेल की काल कोठरी में, वीरांशु सिंघानिया फर्श पर बैठा दीवार पर कुछ खुरच रहा था। उसके बाल बढ़ गए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर उसकी आंखों की वह चमक अभी भी कम नहीं हुई थी। जेल का गार्ड खाना लेकर आया और थाली फर्श पर खिसका दी। खाली सिंघानिया, आज सुना है तेरी जागीर नीलाम हो रही है। वीरांशु मुस्कुराया, एक डरावनी ठंडी मुस्कान। नीलाम होने दो। दीवारें और पत्थर मेरी जागीर नहीं थे। मेरी जागीर तो वह है जो इस वक्त बाहर आजाद हवा में सांस ले रही है। उसने दीवार पर खुरचकर एक नाम लिखा था, वाड़ी, और उस नाम के नीचे उसने हर दिन के हिसाब से एक लकीर खींची थी। विवियन को लगता है कि उसने मुझे हराकर अपनी दुनिया बसा ली है। वीरांशु ने
अपने खून से सने नाखूनों से दीवार को गहरा कुरेदा, पर वह भूल गया कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मैं यहाँ सड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इंतजार करने आया हूँ। उसने पास पड़े पानी के गिलास में अपना चेहरा देखा और बुदबुदाया, वाड़ी, यूपीएससी की तैयारी करो, वर्दी पहनो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम सबसे ताकतवर बन चुकी हो, क्योंकि तब तुम्हें तोड़ने का मजा ही और भी ज्यादा आएगा। तो हवेली के उस जहरीले माहौल से दूर विवियन वाड़ी को एक ऐसी जगह ले आया था जहाँ हवाओं में साजिश नहीं बल्कि चमेली की खुशबू थी। वह शहर के कोलाहल से दूर एक एकांत फार्म हाउस था। विवियन जानता था कि वाड़ी को दवाइयों की नहीं बल्कि वक्त और सुकून की जरूरत है। शुरुआती रातें किसी भयानक बुरा सपना जैसा थी। सन्नाटा होते ही वाड़ी को वीरांशु के जूतों की आहट सुनाई देती। वह अचानक पसीने से तरबतर होकर चीखती हुई उठ बैठती। वाड़ी ने हांफते हुए कहा, मुझे मत छू विवियन, विवियन बचाओ मुझे। विवियन जो कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर फर्श पर सोता था ताकि वाड़ी को एहसास रहे कि वह अकेला नहीं है। बिजली की फुर्ती से अंदर आता, वह बिना छुए बस उसके पास बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता। विवियन ने अपने प्रशासनी छुपाते हुए कहा, वाड़ी आंखें खोलो, अंदर देखो, मैं हूँ यहाँ। विवियन, यहाँ कोई वीरांशु नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है। देखो खिड़की के बाहर चांद दिख रहा है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। जब तक मैं यहाँ हूँ खुदा भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें नहीं छू सकता। वाड़ी कांपते हाथों से विवियन की शर्ट का कोना पकड़ लेती है और घंटों से जगती रहती। विवियन ने इन महीनों में अपनी पूरी दुनिया वाड़ी के इर्द गिर्द समेट ली थी। वह खुद किचन में जाकर उसके लिए अदरक वाली चाय बनाता, उसकी पसंद का पास्ता तैयार करता और जब वह खाने से मना करती तो इसे बच्चों की तरह बहलाकर खिलाता। कुछ दिन बाद वह दोपहर में विवियन ने वाड़ी के स्टडी रूम की दीवारों को बदल दिया। जहाँ कभी खालीपन था वहाँ अब यूपीएससी के नक्शे, भारत का संविधान और एक आईपीएस अधिकारी की वर्दी वाली तस्वीर लगी थी। वाड़ी किताबों को देखते हुए कही, यह सब क्यों विवियन? मैं अब उस काबिल नहीं रही। मेरा मनोबल टूट चुका है। विवियन बड़े ही गंभीरता से कहा, किसने कहा? क्या एक तूफान के आने से समंदर अपनी गहराई खो देता है? वाड़ी, वीरांशु ने तुम्हारी देह को जख्म दिए होंगे पर तुम्हारी मेधा और तुम्हारी हिम्मत पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम आईना देखो तो तुम्हें एक पीड़ित नहीं बल्कि इस देश की सबसे जाबाज अफसर दिखाई दे। उसने वाड़ी के हाथ में एक महंगी फाउंटेन पेन थमा दी। विवियन ने फिर से कहा, इस कलम से अपनी तकदीर दोबारा लिखो। मैं तुम्हारे पीछे एक ढाल बनकर खड़ा हूँ, तुम बस आगे बढ़ो। वक्त बीतता गया। विवियन की निस्वार्थ तपस्या रंग ला ही रही थी। वाड़ी की खामोशी अब शब्दों में बदलने लगी थी। एक शाम आसमान बादलों से घिरा था और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वाड़ी बालकनी में खड़ी बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। विवियन एक कश्मीरी शॉल लेकर आया और बहुत ही नज़ाकत से उसके कंधे पर डाल दिया। वाड़ी मुड़ी। विवियन की आंखों में एक समंदर था, पर उस समंदर में वीरांशु जैसा जुनून या अधिकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी इबादत थी जो किसी मंदिर के दिए जैसी पवित्र थी। वाड़ी धीमी आवाज में कहा, विवियन तुम थकते क्यों नहीं? मैं एक टूटा हुआ आईना हूँ जिसमें तुम्हें सिर्फ अपना अक्स भी धुंधला दिखेगा। क्यों मुझ पर अपनी जवानी और अपना करियर दांव पर लगा रहे हो? मैं शायद कभी वह पहली वाली वाड़ी नहीं बन पाऊंगी। विवियन ने मुस्कुराकर वाड़ी का हाथ धीरे से अपने सीने पर रखा जहाँ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विवियन ने भी कहा, वाड़ी, दुनिया कहती है कि टूटी हुई चीज़ें बेकार होती है, पर मैं कहता हूँ कि टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि वे बिखरने के बाद भी दोबारा जुड़ने का हौसला रखती हैं। तुम मेरी ज़िंदगी की कोई मजबूरी नहीं हो, तुम मेरी इबादत हो। मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए वाड़ी, मुझे तुम्हारी वह मुस्कान वापस चाहिए जो उस रात कहीं खो गई थी। वाड़ी की आंखों से आंसू बहने निकले, पर इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि समर्पण के थे। उसने पहली बार अपनी झिझक तोड़ी और अपना सिर विवियन के चौड़े सीने पर रख दिया। विवियन ने बहुत कोमलता से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उस पर फार्म हाउस की उस बालकनी में एक नई प्रेम कहानी का जन्म हुआ। ऐसी मोहब्बत जो हवस से कोसों दूर थी। अगले 6 महीने किसी तपस्या की तरह गुजरे। विवियन ने हर कदम पर वाड़ी का साथ दिया। जब वह
रात रात भर जागकर इंडियन पीनल कोड पढ़ती तो विवियन उसके लिए कॉफ़ी बनाता। जब वह फिजिकल ट्रेनिंग के लिए दौड़ती तो विवियन उसके साथ दौड़ता। सजा के चौथे साल का वह दिन ऐतिहासिक था। नेशनल पुलिस अकादमी की पासिंग आउट परेड थी। चारों तरफ बैंड की गूंज थी और तभी सामने से एक लड़की तेज कदमों से मार्च करती हुई आई। आंखों में फौलाद की चमक, चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और बदन पर वह खाकी वर्दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सड़क पदक विजेता आईपीएस वाणी मल्होत्रा। जैसे वाणी को मेडल पहनाया गया, भीड़ में बैठे विवियन की आंखों से गर्व के आंसू छलक पड़े। परेड खत्म होते ही वाणी सीधे विवियन के पास दौड़ी। उसने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना विवियन को सैल्यूट किया और फिर उसके माथे को चूम लिया। वाणी ने बड़े ही खुशी से कहा, विवियन, आज यह वर्दी मेरी नहीं तुम्हारी जीत है। अगर तुम उस रात मेरा हाथ न थामते तो आज मैं किसी अंधेरे कोने में दम तोड़ चुकी होती। तुमने मुझे खुद से मिलाया है। आई लव यू विवियन। वीर ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, अब इस वर्दी के साथ तुम्हें न्याय करना है वाणी। उस हर लड़की के लिए लड़ना है जिसने सपने किसी वीरांशु ने कुचले हैं। जाओ अपनी दुनिया पर राज करो। जेल की कोठरी जहाँ बाहर खुशियों का उत्सव था, वही सेंट्रल जेल की कोठरी नंबर 402 में एक अलग ही मंजर था। वीरांशु ने अपने हाथ के नाखूनों से दीवार पर वाणी नाम इतनी बार लिखा था कि वहां से अब पत्थर की ईंटें दिखने लगी थी। उसने अखबार में छपी वाणी की फोटो काटी और उसे अपने सीने पर रख लिया। वीरांशु खौफनाक हंसी के साथ कहा, बधाई हो मेरी आईपीएस साहिबा, वर्दी तुम पर बहुत जच रही है। विवियन ने तुम्हें शेरनी बना दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब जब मैं वापस आऊंगा तो शिकार और भी बड़ा होगा। उसने दीवार पर एक और लकीर खींची। उसकी उम्र कैद की सजा कम कराने के लिए उसके वकीलों ने ऊपरी अदालत में अर्जी टाल दी थी। वीरांशु ने कहा, 6 महीने बीत गए विवियन, अब कुछ ही वक्त और तुम दोनों की ये हसीन दुनिया, ये वर्दी, ये मोहब्बत, मैं अपनी नफरत के जूतों तले कुचल दूंगा। वाणी, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरे हस्ताक्षर हैं और मैं अपना हिस्सा लेने जरूर आऊंगा। बाहर बारिश तेज हो गई थी, जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। वाणी और विवियन एक दूसरे के हाथ थामे भविष्य के सपने देख रहे थे। अनफेके की सलाखों के पीछे बैठा शैतान अपनी वापसी की तारीख लिख चुका था। एक दिन वाणी लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर अब वह पीलापन नहीं था, उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था। उसने अपनी पढ़ाई में खुद को इस कदर झोंक दिया था कि उसे अपनी तकलीफों का एहसास भी नहीं रहता था। अचानक उसकी राह में एक लिफाफा गिरा। वाणी ने उसे उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी और एक छोटा सा नोट था। सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं और तुम मेरी सबसे प्यारी चमक हो, जल्दी मिलेंगे। वाणी का दिल जोर से धड़का। वह चारों ओर अपनी तरफ देखने लगी, पर वह कोई नहीं था। उसे लगा जैसे भीड़ में कोई उसे देख रहा है। क्या है उसका बस एक भ्रम था या वीरांशु की पहुंच जेल की दीवारों के पार भी थी। उसने उस नोट को वहीं फाड़ कर हवा में उड़ा दिया और तेज कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। उसे अब डरना नहीं बल्कि लड़ना सीखना था। सेंट्रल जेल की काल कोठरी नंबर 402 में हवा भी भारी थी। जो वीरांशु सिंघानिया कभी मुंबई की ऊंची इमारतों से अपनी सल्तनत देखता था, आज वह सीलन भरी दीवारों के बीच अपनी किस्मत को कोस रहा था। यहाँ सागा का खौफ नहीं बल्कि उसकी बेबसी का तमाशा था। जेल के गलियारे में कुछ कैदी और एक लालची सिपाही जानबूझकर वीरांशु की कोठरी के पास रुक गए। उनके हाथों में शहर का एक अखबार था जिसकी सुर्खी में वाणी और विवियन की एक साथ फोटो छपी थी। कैदी अखबार की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों सागा भाई, अपनी सल्तनत तो गई, अब तो तुम्हारी जागीर भी किसी और की होने वाली है। देखो, जो शेर कभी दहाड़ता था, आज वह लड़की के पीछे पिंजरे में बंद चूहा बन गया है। सुना है वह लड़की अब विवियन की बाहों में तुम्हारी बर्बादी का जश्न मना रही है। वीरांशु की मुट्ठियां भीज गई। उसके पैरों से खून रिसने लगा क्योंकि उसने अपनी उंगलियां दीवार पर गड़ा दी थी। उसकी आंखों में रिक्तिम ज्वाला उतर आई। वीरांशु दहाड़ते हुए कहा, जुबान काट दूंगा साले, वह मेरी है, सिर्फ मेरी। सिपाही हंसते हुए कहा, अब तू सिर्फ अपनी परछाई का मालिक है सिंघानिया, बाहर निकलना तो दूर, तू अब
उसकी परछाई भी नहीं देख पाएगा। वह अब आईपीएस ऑफिसर है और तेरा भाई उसका हमसफर। सिपाही के जाते ही फिरांशु फर्श पर रह गया। वह रात भर सो नहीं पाता था। जैसे आंखें बंद करता उसे वाड़ी की वो सिसकियाँ और फिर अदालत में उसकी वो ठंडी नफरत भरी यादें नजरें याद दिलाती थी। वह तड़पता था, अपनी गलती की नहीं बल्कि इस डर से कि कहीं उसकी जिद अब किसी और की जिंदगी बन चुकी है। जेल की उस घुटन भरी नफरत से मीलों दूर जूहू बीच पर लहरें एक अलग ही संगीत सुना रही थी। आसमान ढलते सूरज की लालिमा में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आकाश पर सिंदूर बिखेर दिया हो। विवियन वाड़ी को उसी जगह पर ले गया था जहाँ कभी उसकी रूह पर गहरे जख्म लगे थे। वह चाहता था कि पुरानी यादों के जहर को नई यादों के अमृत से धो दे। विवियन ने रुककर वाड़ी का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी पकड़ में वह सुरक्षा थी जिसका एहसास वाड़ी को दुनिया की हर जंग जीतने की ताकत देता था। विवियन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, वाड़ी, इन लहरों की तरह मेरी मोहब्बत भी कभी खत्म नहीं होगी। मैंने तुम्हें तब भी चाहा जब तुम चाहती थी और तब भी जब तुम टूटकर बिखर गई थी। मैंने कभी तुम्हें पाने की जिद नहीं की, बस तुम्हें फिर से मुस्कुराते हुए देखने की दुआ की है। मैंने तुम्हें अंधेरे से लड़ते देखा है जब चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर सुबह का सूरज बनूं। विवियन धीरे से अपने घुटनों पर बैठा। उसने एक छोटी सी अंगूठी निकाली जो चांदी की तरह चमक रही थी। विवियन ने बहुत फर्टली से कहा, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी इस विवियन के नाम करोगी? मैं वादा करता हूँ वाड़ी, मैं कभी तुम्हारा पति बनकर हुक्म नहीं चलाऊंगा। हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी खुशियों की पहरेदारी करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाड़ी की आंखों में आंसू छलक आए। उसे वो सारे मंजर याद आ गए जब उसके अपनों ने साथ छोड़ दिया था। तब विवियन खड़ा था जब वह डिप्रेशन के अंधेरे में डूब रही थी। तब विवियन ने रोशनी दिखाई थी जब वह अपनी ट्रेनिंग के दौरान थक कर गिरती थी। तब विवियन उसे उठाता था। वाड़ी ने अपने रूधे गले से कहा, विवियन, तुम जानते हो मैं एक राख का ढेर थी। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया। अगर तुम ना होते तो शायद आज मेरा अस्तित्व भी ना होता। मुझे किसी और जन्नत की तलाश नहीं है। हाँ विवियन, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। विवियन ने उठकर वाड़ी को अपनी बाहों में भर लिया। समुद्र की लहरी गवाह थी कि एक पवित्र प्रेम ने वासना की नफरत पर जीत हासिल कर ली थी। दोनों ने तय किया कि वीरांशु की अगली पेशी या संभावित रिहाई से पहले ही वे शादी के बंधन में बंध जाएंगे ताकि वीरांशु के पास कोई कानूनी या नैतिक हक ना बचे। सेंट्रल जेल में 2 दिन बाद जेल के वार्ड ने वीरांशु की कोठरी के बाहर विवियन और वाड़ी की शादी का कार्ड फेंक दिया। वीरांशु ने कांपते हाथों से उस कार्ड को उठाया। विवियन संग वाड़ी, ये शब्द उसके सीने में हजारों बिच्छुओं के डंक की तरह चुभे। वीरांशु ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। वाड़ी मेरी है। विवियन, तू मेरे खून का प्यासा हो गया। तूने मेरे ही सीने में खंजर घोंप दिया। वह पागलों की तरह अपनी कोठरी की लोहे की सलाखों को हिलाने लगा। उसका सिर दीवार से टकरा रहा था। माथे से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था जिससे उसे सब कुछ लाल नजर आ रहा था। फिरांशु ने अपने पागलपन की हद तक रखते हुए कहा, सिर्फ 6 महीने। मैंने अपनी सजा कम कराने के लिए वकीलों को करोड़ दी ताकि मैं बाहर आकर तुझे फिर से अपनी बाहों में भर सकूं वाड़ी। और तू उस बुज़दिल के साथ मंडप में बैठेगी। मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैं जेल की दीवारें फांद जाऊंगा। मैं मौत को मात दे दूंगा, पर तुझे किसी और का होने नहीं दूंगा। उसकी चीखें जेल की ऊंची दीवार से टकरा कर पास आ रही थी। कोई इसे सुनने वाला नहीं था। वीरांशु की तड़प अब एक भयानक सनक में बदल चुकी थी। उसने कोठरी के कोने में पड़ी एक देखी कील उठाई और अपनी कलाई पर विवियन का नाम क्रूजते हुए बोला। वीरांशु ने अपने पागलपन में कहा, शादी कर ले भाई, धूमधाम से कर, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो सिंदूर की जगह खून की होली खेलूंगा। वाड़ी मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। बाहर विवियन वाड़ी की शादी की तैयारी जोरों पर थी। वाड़ी ने लाल जोड़ा पहनकर आईने में खुद को देखा। वह आज मजबूत आईपीएस ऑफिसर भी थी और एक प्यार करने वाली औरत भी। विवियन ने पीछे से आकर उसके गले में एक छोटा सा लॉकेट पहनाया। विवियन ने भी बड़े ही प्यार से कहा, आज से तुम पूरी तरह मेरी हो वाड़ी। वाड़ी ने कहा, मैं हमेशा से तुम्हारी ही थी विवियन। बस इस दुनिया के शोर ने हमें पहचानने में देर कर दी थी। लेकिन उसी वक्त
हवेली के पुराने वफादार नौकर ने विवियन को किनारे ले जाकर फुसफुसाया, छोटे मालिक, जेल से खबर आई है। बड़े मालिक ने खाना पीना छोड़ दिया है और वह किसी बड़े धमाके की तैयारी में है। उनकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ हैवानियत बची है। विवियन ने अपनी मुट्ठी कसी और वाड़ी की ओर देखा, जो मुस्कुरा रही थी। विवियन अपने मन में कहा, भाई, तुम चाहे पाताल से भी आ जाओ, इस बार विवियन तुम्हें अपनी दुनिया तबाह करने नहीं देगा। यह जंग अब शुरू हुई है। हवेली की दीवारों पर सजी रोशनी अब भी जगमगा रही थी, लेकिन बाहर का आसमान काला पड़ चुका था। विवियन और वाड़ी की शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। मंत्रों की गूंज और अग्नि के सातों फेरों ने वाड़ी के मन में एक अजीब सा सुकून भर दिया था। विवियन ने उसे वह सुरक्षा और सम्मान दिया था जिसकी वह हकदार थी। सुहाग रात की रात कमरा में मोगरे और गुलाब के फूलों की महक से महक रहा था। हर तरफ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी, लेकिन वाड़ी के मन में अभी भी अतीत की कुछ धुंधली और डरावनी परछाइयां बाकी थी। विवियन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा वाड़ी खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। वह पास गया और बहुत ही नजाकत से उसके कंधे पर हाथ रखा। वाड़ी मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, बल्कि एक गहरी गुजारिश थी। वाड़ी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, विवियन, आज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। समाज की नज़र में, कानून की नज़र में, पर सच तो यह है कि मेरे शरीर पर आज भी उस इंसान के दिए हुए जख्मों और उसकी अपवित्र स्पर्श का बोझ है। वह काली रात मुझे चैन से जीने नहीं देती। मुझे लगता है जैसे मैं अब भी उसकी कैद में हूँ। उसने विवियन का हाथ अपने चेहरे पर रखा और सिसकते हुए कहा, विवियन, प्लीज मेरे जिस्म से वीरांशु का हर एक निशान, हर एक एहसास मिटा दो। मुझे अपनी मोहब्बत की पावन गर्मी से इतना भर दो कि उसका वजूद मेरे अंदर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं अपनी रूह को उसके साय से मुक्त करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे पूरी तरह अपना बना लो। विवियन की आंखों में वाड़ी के लिए बेपनाह प्यार और करुणा उमड़ आई। उसने बहुत ही कोमलता से वाड़ी के आंसू पोंछे और उसे अपनी बाहों में भर लिया। विवियन ने कहा, आज के बाद तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी नहीं छुएगा। वाड़ी, तुम कोई जागीर नहीं हो जिसे कोई जीत सके। तुम मेरी जिंदगी हो और आज की रात सिर्फ हमारी है। विवियन ने उसे बड़ी नजाकत से बेड पर लेटाया। उस रात विवियन ने अपनी मोहब्बत और रूहानी स्पर्श से वाड़ी के हर पुराने जख्म पर मरहम लगाया। दोनों एक दूसरे में सिमट गए। वह रात उनके प्यार की गवाह बनी, जहाँ वाड़ी को आखिरकार उस दरिंदगी के एहसास से मुक्ति मिली। उनके बीच का वह रोमांटिक पल किसी पवित्र मिलन से कम नहीं था, जहाँ दो रूहें एक दूसरे में विलीन हो रही थी। सेंट्रल जेल। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने पर मुंबई के सेंट्रल जेल में एक खौफनाक वारदात हो रही थी। वीरांशु सिंघानिया, जिसे सागा के नाम से जाना जाता था, पिछले कई हफ्तों से एक पत्थर की तरह शांत था। जेलर को लगा था कि वीरांशु टूट चुका है, पर वह गलत थी। वीरांशु अपनी रिहाई का इंतजार नहीं कर रहा था, वह तो शिकार पर निकलने की फिराक में था। रात के 2 बजे जब गार्ड्स की शिफ्ट बदल रही थी, वीरांशु ने अपनी कोठरी में एक संतरी को झांसे में बुलाया और बिजली की फुर्ती से उसका गला दबोच लिया। उसने संतरी की चाबियां ली और अंधेरे का फायदा उठाते हुए जेल की ऊंची दीवारों की ओर बढ़ा। उसने दीवार लागने के लिए बिजली के तारों और कटीले तारों की परवाह नहीं की। उसके हाथ पर छिलके, खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वह किसी भी दर्द से बड़ी थी। जैसे ही जेल का सायरन गूंजा, पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। जेलर ने चिल्लाते हुए कहा, सागा भाग गया, नाकाबंदी करो। वह शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वह एक घायल जानवर है, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन वीरांशु के दिमाग में शहर छोड़ना नहीं था। वह भागते हुए बुदबुदा रहा था, विवियन, तूने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? तूने मेरे हक का डाका डाला है। आज रात मैं अपना सब कुछ वापस लेने आ रहा हूँ, या फिर सब कुछ राख। हवेली में जहाँ विवियन और वाड़ी मिलन के बाद सुकून की नींद सो रहे थे, वहीं बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच हवेली के अहाते में एक साया सरक रहा था। विराजू ने सुरक्षा गार्डों को एक एक करके अंधेरे में निपटाया। वह खून से लथपथ था, उसके
कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके हाथ में एक धारदार खंजर चमक रहा था। वह धीरे धीरे ऊपर के फ्लोर की ओर बढ़ा। उसे हर कमरा, हर कोना याद था। उसे पता था कि विवियन का कमरा कहाँ पर है। विरांशु के दिमाग में सिर्फ एक ही मंजर चल रहा था, विवियन और वाड़ी को एक साथ देखना और उस मंजर को लौलुहार कर देना। उसने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर अपनी सांसें रोकी। खंजर पर उसकी पकड़ मजबूत हुई, लेकिन एक चीज थी जो विरांशु भूल गया था। वाड़ी अब वह पुरानी कमजोर और सहमी हुई लड़की नहीं थी। वह एक गोल्ड मेडलिस्ट आईपीएस ऑफिसर थी, जिसकी छठी इंद्रिय खतरे को भांपने में माहिर थी। कमरे के अंदर वाड़ी की अचानक आंखें खुल गई। उसे दरवाजे के बाहर किसी की भारी सांसों और टपकते हुए खून की गंध महसूस हुई। उसने बिना विवियन को जगाए बहुत धीरे से अपना हाथ तकिए के नीचे डाला, जहां उसकी लोडेड सर्विस रिवॉल्वर रखी थी। चल। दरवाजा धीरे से खुला। अंधेरे में विरांशु का चेहरा बिजली कड़कने पर एक पल के लिए चमका। वह किसी प्रेत के जैसे लग रहा था। वह बिस्तर की ओर बढ़ा। उसका खंजर विवियन की गर्दन की ओर निशाना साधे हुए था। रुक जाओ विरांशु। कमरे में वाड़ी की बर्फीली आवाज गूंजी। विवियन झटके से उठा और उसे देखा कि सामने उसका भाई एक दरिंदे के रूप में खड़ा था। वाड़ी ने बेड से उतरकर गन विरांशु के माथे पर तान दी। विरांशु पागलों की तरह हंसते हुए कहा, वाह, मेरी दुल्हन अब बंदूक चलाना सीख गई है। विवियन, तूने इसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, पर क्या यह अपने जेठ का सीना चीर पाएगी? वाड़ी, हटा इसे और मेरे पास आ। तू आज भी सिर्फ मेरी है। विवियन ने अपने गुस्से और दुख में कहा, भाई, तुम यहाँ तक कैसे आए? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? आज हमारी सुहाग रात है और तुम इस हद तक गिर जाओगे। विरांशु ने दहाड़ते हुए कहा, सुहाग रात? जिस औरत को मैंने अपनी बाहों में तोड़ा, उसे तू अपनी पत्नी कहता है? विवियन, तू सिर्फ जूठन बटोर रखा है। वाड़ी ने अपनी गन का सेफ्टी कैच को हटाया। वाड़ी ने भी गुस्से में कहा, एक शब्द और नहीं विरांशु। उस रात तुमने एक कमजोर लड़की को तोड़ा था, पर आज तुम्हारे सामने एक कानून की अफसर खड़ी है। तुमने जेल से भागकर अपनी मौत खुद लिख ली है। तुमने कहा था ना कि मेरे जिस्म पर तुम्हारे निशान है। तो सुनो, आज विवियन के प्यार ने मुझे उन सब गंदगियों से धो दिया है। अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत और एक गोली बची है। विरांशु चिल्लाया और खंजर लेकर विवियन की ओर झपटा। विवियन ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, पर विरांशु की ताकत इस वक्त इंसानी नहीं थी। दोनों भाई फर्श पर गिर गए और गुत्थमुत्था होने लगा। विवियन ने कहा, वाड़ी, शूट मत करना, या पागल हो गया है? वाड़ी ने कहा, नहीं विवियन, हटो वरना यह तुम्हें मार देगा। विरांशु ने विवियन के कंधे पर खंजर से वार किया। विवियन दर्द से करा उठा। विरांशु ने दोबारा वार करने के लिए हाथ उठाया था कि कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। ठाएं, गोली विरांशु के कंधे पर लगी। खंजर उसके हाथ से गिर गया। वह दीवार से जा टकराया। वाड़ी की आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने गन को दोबारा निशाने पर लिया। वाड़ी ने कहा, नीचे झुक जाओ विरांशु, अपने हाथ ऊपर करो, वरना अगली गोली तुम्हारे सीधे दिल के आर पार होगी। आज ना कोई भाई का रिश्ता है, ना कोई अतीत। आज सिर्फ एक अपराधी और एक पुलिस अफसर है। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। विरांशु घायल था, खून से लथपथ था, पर वह फिर भी मुस्कुरा रहा था। विरांशु ने अपने मुंह से खून थूकते हुए कहा, तुम मुझे मार दोगी वाड़ी, मार दे, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं बार बार आऊँगा। मैं तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हें सताऊंगा। विवियन ने अपने कंधे को पकड़ते हुए वाड़ी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।